presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले लल्लन टॉप के अगले अड्डे का न्योता ले लीजिए। 5 शहर और 5 अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी बिसात, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है, और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए यूपी का हाल क्या है। अब चलते हैं शो पर। किसानों का आंदोलन में राकेश टिकैत की मजबूत भूमिका और अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टियों का गठबंधन। क्या ये सारे फैक्टर यूपी चुनाव के और खासकर पश्चिमी यूपी के चुनावी समीकरण बदलेंगे? पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन क्या इस बार बड़ा नुकसान होने वाला है और बीजेपी इस नुकसान की भरपाई के लिए एक रणनीति पर चल रही है? क्यों बार बार इस बार पीएम मोदी पूर्वांचल में ही रैलियां कर रहे हैं? इन सारी बातों पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले सुर्खियों पर गौर कीजिए। पहली सुर्खी आज किसान आंदोलन के मार्फत है। दर्शक जानते हैं कि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। ये किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी। इसके बाद से किसान आंदोलन में 2 तरह की राय पैदा हुई। एक पक्ष का कहना था कि प्रमुख मांग पूरी हो चुकी है तो धरना अब खत्म किया जा सकता है। दूसरा पक्ष ये मानता था कि किसानों की मांगे 3 कृषि कानूनों को खत्म कराने से कहीं ज्यादा विस्तृत मुद्दों से जुड़ी हैं, जैसे एमएसपी, और इसलिए धरने आंदोलन को तुरंत खत्म करने का सवाल खड़ा ही नहीं होता है। आज इस सवाल पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुई। आज भी बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के एक धड़े ने सरकार के उठाए कदमों पर संतोष जताया, लेकिन ये नेता भी गतिरोध दूर करने को लेकर सरकार के रोड मैप पर और स्पष्टता चाहते थे। इनमें से एक मांग है किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों की वापसी। बड़ी और प्रमुख मांग अब भी एमएसपी ही है। सुनिए। कोई फैसला नहीं हो पाया, कल दोबारा मीटिंग है 2 बजे। सरकार का कहना है कि पहले आंदोलन बंद करो फिर केस हटेंगे। सरकार का कहना है कि एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी बनेगी जनरल। तो केसेस के बारे में आंदोलनकारियों का ये कहना है कि सरकार केसेस को वापस लेने के लिए ऐलान करे, किसी तरह से ऐलान करे, कोई रिटर्न दे, तब जो आंदोलनकारी हैं अपने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान करेंगे। किसान मोर्चा ने अब तय किया है कि 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे एक और बैठक होगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम निर्णय लेगा कि आंदोलन का भविष्य क्या होना चाहिए। अगली सुर्खी में बात एक और रिपोर्ट की, जिसमें भारत के हालात पर चिंता जताई गई है और चिंता हो सकती है मोदी सरकार को भी, क्योंकि एक और रिपोर्ट में सरकार के काम पर टिप्पणी की गई है। वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट अब हमारे सामने है। इसमें भारत को पुअर एंड वेरी अनइक्वल माना गया है, गरीब और बहुत ज़्यादा विषमताओं और असमानताओं वाला देश। वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब के लिए इस रिपोर्ट को 3 नामी अर्थशास्त्रियों थॉमस पिकेटी, इमैनुअल सेज और गैब्रियल जकमैन ने तैयार किया है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया के उन देशों में रखा गया है जहां अमीरी और गरीबी के बीच खाई सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 22% शीर्ष 1% लोगों के पास है। टॉप 1% के पास में 1/5 से ज्यादा इनकम चली जाती है, जबकि 57% इनकम लगभग 60% हो रहा है, 2/3 टॉप 10% लोगों के पास है। दूसरी ओर नीचे के जो 50% लोग हैं उनके हिस्से में राष्ट्रीय आय का सिर्फ 13% आता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय अडल्ट पॉपुलेशन की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपए है। आर्थिक तौर पर नीचे से जो 50% लोग हैं उनकी आय सिर्फ 53,510 रुपए है, जबकि टॉप 10% जो लोग हैं उनकी आय 11,66,520 रुपए है। ये सालाना की बात हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असमानता या विषमता पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले डेटा की गुणवत्ता लगातार घटती जा रही है। इसका मतलब हुआ कि सरकार ठीक जानकारी नहीं दे रही है कि भारत में इनइक्वालिटी के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, सुनिए विशेषज्ञों की राय। जो बातचीत हुई है, क्या आप हमारे दर्शकों को नफे और नुकसान के संदर्भ में बता पाएंगे कि अगर इनकम डिस्पैरिटी, क्योंकि लोग पूछ सकते हैं ना क्या हुआ अगर किसी 3-4 उद्योगपति के पास चले गए, मेरे पास भी है, मैं भी ठीक ठाक मतलब सिटी से कमा रहा हूँ, 2 फ्लैट मेरे पास भी है। इनकम डिस्पैरिटी का आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ सकता है और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो?
बिल्कुल आसान शब्दों में उसमें बात करें निखिल, तो उसमें यही बात कर सकते हैं कि आम लोग उस नफे नुकसान को कैसे समझें। तो मैं उसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि यदि हमारे इर्द गिर्द ज्यादा लोग गरीब हैं या भुखमरी से त्रस्त हैं, तो यदि मान लीजिए हम एक अमीर कॉलोनी के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ के झुग्गी झोंपड़ियां बहुत रहती हैं, हाँ, तो नेचुरल है कि चोरी ज्यादा बढ़ेगी, जेब कतरे ज्यादा पैदा होंगे उस समाज में। तो नेचुरल है जो अमीर आदमी है जो कमा पा रहा है उसकी जिंदगी और असुरक्षित होगी। हाँ, तो यानी कि यदि हम 99% को यदि या 60% या 70% को आप ऐसे रखेंगे, तो जाहिर सी बात है जो 20% या 10% है उनकी जिंदगी भी असुरक्षित होगी कई कारणों से। मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल मैं ये देना चाह रहा हूँ, जैसे उसमें नहीं लगता है कि पढ़े लिखे लोग भी समझ पाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि यदि मेरे बच्चे जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो स्टूडेंट है, जो युवा वर्ग है, जिसको हम कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, यदि उनको पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादातर लोगों को जो कि स्थिति बनी हुई है, मैं यदि आप इसको और आसानी से समझा सकते हैं हम कि आज से पहले या आज से 2-4 साल पहले या 5 साल पहले जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बच्चा कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसमें मेजोरिटी ऑफ लगभग सबको नौकरी लग जाती थी। 80 से 90% लोगों को नौकरी लग जाती थी जो क्लास में आते थे बच्चे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके जाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी स्थिति निखिल ये है कि 40 से 50% लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एज ए टीचर हमें भी तो बुरा लग रहा है कि यदि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं लग रही है, तो यदि वो असुरक्षित हैं, वो चिंताजनक हैं, तो नेचुरली वो फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो गरीबों और अमीरों के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन जो पढ़े लिखे स्टूडेंट भी हैं, जो यूथ है, यदि उनको एजुकेटेड क्लास भी अनएम्प्लॉयमेंट यदि वो सफर कर रहा है, हाँ, तो नेचुरल है कि उनकी आय यदि कम होती है उस बेरोजगारी के कारण, तो एज ए होल यूथ को भी हम ट्रबल में दे रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं। और वो यूथ जब ट्रबल में जा रहा है, हाँ, और उसकी आय कम हो रही है उसकी बेरोजगारी के कारण, तो जाहिर सी बात है जो टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम में वो भी समस्या में है कि यदि बच्चा मुसीबत में है तो टीचर भी मुसीबत में है क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। यानी कि चाहे वो हम बात कर रहे हैं एक रिच कम्युनिटी की, दिल्ली में जो लोग रहते हैं मिडिल क्लास, हाँ, या शहरों में जो रहते हैं, जो कमाते हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि गरीब और भुखमरी जो अराउंड है आपकी, और चोरी उचकारी या इस तरह की चीजों की ज्यादा व्याप्त समझते हैं। ये छीना झपटी की चीजें होती भी हैं, हाँ, ये हुआ भी है। जब एक तरह से क्राइसिस आया था 2007 का, तो ये चीजें बढ़ी थी यहीं पे इंडिया में ही या दिल्ली में ही। सेम चीज मैं कह रहा हूँ यूथ के बारे में कि यूथ यदि असुरक्षित है तो नेचुरली हम असुरक्षित हैं। यदि हमारे बच्चे असुरक्षित हैं तो नेचुरली जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके जो टीचर्स हैं वो सुरक्षित हैं। भारत सरकार लगातार ये कहती आई है कि ऐसी रिपोर्ट्स में भारत की तस्वीर ठीक तरीके से पेश नहीं की जाती है जो बाहर के विशेषज्ञ बनाते हैं, विदेशी एजेंसीज बनाती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जब भारत को 100वें पायदान से भी नीचे रखा गया था, तब भी सरकार ने यही कहा था कि आपका गणना करने का तरीका गलत है। अगली सुर्खी यानी कि तीसरी और अंतिम सुर्खी में कोरोना के अपडेट हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का, उसके मामले अब हो गए हैं 23। ये 23 वो मामले हैं जिनका पता चल गया है। कल के शो में हमने आपको 21 बताया था, यह आंकड़ा अब 2 बढ़ गए हैं, जिसके महाराष्ट्र में 2 केसेस की और पुष्टि हुई है। उसके बाद इस बीच खबर यह भी आई कि बेंगलोर में ओमिक्रॉन का शुरुआती मरीज मिला था, ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित, वो रिकवर हो रहा था, लेकिन फिर उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन का वायरल लोड आसानी से खत्म नहीं होता है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में आज 2 जगह बड़े चुनावी मंच सजे, एक मेरठ में और एक गोरखपुर में। दोनों का आपस में कोई वास्ता न होते हुए भी बड़ा वास्ता था, क्योंकि दोनों मंचों से एक दूसरे पर हमले भी हो रहे थे और फिर दिन भर ये तुलना भी होती रही कि किसकी रैली में ज्यादा आदमी इकट्ठा हुए, किसकी भीड़ ज्यादा बड़ी थी, कौन ज्यादा दमदार दिखा। तो सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर वाली रैली की। सत्ता वाली पार्टी के लिए चुनावी साल उद्घाटन और शिलान्यासों का भी होता है, यही हम यूपी में देख रहे हैं। यूपी में योगी सरकार इस मोड में चल रही है। उद्घाटन और शिलान्यास दोनों धड़ाधड़ हो रहे हैं। लगभग हर हफ्ते अखबार के फ्रंट पेजेस पर कोई ना कोई बड़ा फुल पेज वाला विज्ञापन दिख जाता है, जिसमें यह जानकारी होती है कि सीएम योगी या पीएम मोदी फलां फलां प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। आज आपने गोरखपुर का विज्ञापन सुबह अखबारों में देखा ही होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में थे और जो सरकारी जानकारी है उसके मुताबिक करीब 9,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई है। सरकारी भाषा है, आंकड़ा भी सरकारी है। इसमें 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक, गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन।
दूसरा, खाद के बंद कारखाने को दोबारा शुरू करना, जो कि करीब 30 साल से कारखाना बंद था। इसके अलावा ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रीजनल मेडिकल सेंटर का भी उद्घाटन हुआ। तो ये मोटे मोटे 3 बड़े उद्घाटन थे। स्कीम्स और भी थी जिनका फीता कटा है। इन सब के बाद मंच से PM मोदी ने CM योगी की तारीफ की और विरोधियों पर जुबानी हमले किए। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के रेड अलर्ट हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, वो भी देखिए और सुनिए। समाजवादी लोग जब भी सत्ता के लिए आए तो उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया। इनके पास तो एक काम नहीं है योगी को बताने के लिए कि हमने जनता के लिए क्या किया। और जहाँ तक लाल टोपी की बात है, लाल टोपी तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है और बढ़ेगी, और योगी जी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने जा रही है। यही चिंता इन लोगों को सताई जा रही है। ये कह रहे हैं कि लाल टोपी वाले जो हैं अगर सत्ता में आ गए तो आतंकियों को छुड़ाने का काम करेंगे, माफियाओं को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ता है। आतंकियों को छुड़ाने का काम ऑन रिकॉर्ड पे बीजेपी ने किया और ऐसे लोगों को छुड़ाया, कंधार में ले गए। और कैसे ले गए ये आप सब जानते हो, छोड़ने जहाज में ले गए कि नहीं ले गए। ये तो हुई गोरखपुर वाली रैली की बात। अब आते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ वाली रैली की बात करते हैं। मेरठ में आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और RLD नेता जयंत चौधरी की साझा रैली थी और दोनों नेताओं ने मंच साझा कर एक तरह से गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। आज वाली रैली से पहले नवंबर में भी अखिलेश और जयंत की मुलाकात हुई थी। हालांकि अब तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, ना ही ये बात बाहर आई थी कि दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग किस तरह से होगी। लेकिन आज वाली रैली से ये जाहिर हो गया कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं। आज मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सूरज ही नहीं निकलेगा। सुनिए अखिलेश यादव को। वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी RLD भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। जयंत चौधरी ने भी इस मौके पर बात रखी अपनी लोगों के सामने, वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आने से यूपी चुनाव के समीकरण कितने बदलेंगे, अब इस पर आते हैं। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें जीती। सहयोगियों को मिलाकर एनडीए की कुल सीटें थी 325, 325। पश्चिम यूपी की ज्यादातर सीटें भाजपा की तरफ ही गईं। लेकिन इस बार लग रहा है, कई टिप्पणीकारों का ऐसा है कहना, कि बीजेपी की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं भी रह सकती है। मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन का बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया और अब जयंत चौधरी और अखिलेश साथ आकर इस बात को भुनाना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने वाले कह रहे हैं कि सपा और रालोद के साथ आने से जाट और मुस्लिम वोट एक तरफा गठबंधन की तरफ जा सकता है। इसका नुकसान भाजपा को भी हो सकता है और ऐसा लगता है कि भाजपा ने भी इस नुकसान की गणना कर ली है, एक एस्टिमेट लगा लिया है। इसलिए बीजेपी इस बार ज्यादा जोर लगा रही है पूर्वी यूपी पर। आपने गौर भी किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की ज्यादातर रैलियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आज गोरखपुर में कार्यक्रम था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही आता है, यहीं से CM भी आते हैं। इसके पिछले महीने की 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, नाम से ही जाहिर है पूर्व में है। और उसके पहले कुशीनगर एयरपोर्ट और सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने गए थे। प्रधानमंत्री की बात चल रही है। पिछले महीने अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भी पूर्वी यूपी के दौरे पर थे और इस आधार पर कहा जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहतर मैनेजमेंट करने की कोशिश में लगी है। पिछले चुनाव में पूर्वांचल की 164 सीटों में से भाजपा को करीब 112 सीटें मिली थी। हालांकि उस चुनाव के बाद से गठबंधन वाले समीकरणों में भी कुछ बदलाव हुए हैं।
ओम प्रकाश राजभर की भारतीय समाज पार्टी, जो पहले भाजपा के साथ थी, अब समाजवादी पार्टी के साथ है। हालांकि राजभर को छोड़ दिया जाए तो भाजपा का 7 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन पूर्वी यूपी में अभी भी है। तो क्या भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी? राजनीति की बारीकी समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। एक बात तो, क्योंकि सत्ता 5 साल से सरकार में है बीजेपी, इसलिए उसका थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, लेकिन किसान आंदोलन का बहुत भारी असर पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यदि आप दौरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसान आंदोलन जो है वो एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ है, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है, और उसमें भी जो जाति समीकरण है वो बड़े बिखराव वाले हैं, और उसमें जो जैसा कुछ जो अति पिछड़ा है वो भाजपा के साथ बना हुआ है, और जो रालोद से जुड़ा हुआ वोट रहा है, विशेष रूप से जाट, वो कहीं ज्यादा मजबूती से उनसे जुड़ा है। एक परिवर्तन जरूर है कि मुस्लिम वोट जो है वो ज्यादा उत्साहित है, उसे लगता है कि इस बार बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन इसमें एक तथ्य और ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक नया समीकरण यहां बना था, जाट मुस्लिम प्लस दलित। कारण क्या है कि उसके बताया दलित वोट मतदाताओं को बताया गया था कि मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो वो भी काफी हद तक वहां पर जुड़े थे। लेकिन इस बार मायावती अलग लड़ रही हैं और समाजवादी पार्टी और रालोद अलग लड़ रहे हैं। इसका कितना प्रभाव होगा ये देखना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा व्यापक असर इसका होगा। कारण क्या है कि जो रालोद है उसका आधार फिलहाल पिछले 17 सालों से लगातार गिरता रहा है। इस बार जरूर किसान आंदोलन के नाम पर एकजुट हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ा निर्णायक हो जाए, किसी को बिल्कुल सफाया कर दे, ऐसा नहीं लगता मुझे। देखिए, जो पश्चिम में उसे मिलना था वो बहुत ज्यादा मिला था पिछली बार। जो यदि आप रुहेलखंड को भी जोड़ लें तो 132 सीटों में करीब 105-107 सीटें उसे मिली थी। लेकिन पूरब में उसे कई जिलों में भारी नुकसान हुआ था। उसमें आजमगढ़ था, अंबेडकर नगर था, मऊ था, गाजीपुर था, यहाँ पर उसे बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। और वहां पर समाजवादी पार्टी, जैसे आजमगढ़ में 11 में से 10 सीटें विपक्ष जीत गया था, ये एक आश्चर्यजनक था बीजेपी की उस लहर के बावजूद। तो वहां पर सीटें भी ज्यादा है पूर्वांचल में। बीजेपी चाहती है कि किसी तरह पूर्वांचल के उस हिस्से को ज्यादा मजबूत किया जाए जहां उसकी पराजय हुई थी पिछली बार, और वो सीटें बहुत ज्यादा थी पश्चिम के मुकाबले, तो वहां पर इसलिए भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात कि वो चाहते हैं कि यदि थोड़ा बहुत नुकसान जो सब उन्हें लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो रहा है, जैसा उनका आकलन है, हो सकता है ज्यादा नुकसान हो, लेकिन जो उन्हें लगता है कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान हो उसको पूर्वांचल में उसकी भरपाई की जा सके। अब ये प्रधानमंत्री कितने दौरे क्यों हो रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां पर लगातार क्यों जा रहे हैं? कारण यह है उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल जीतता है वही गद्दी में बैठता रहा है। पूर्वांचल में सीटें बहुत हैं, उलझे हुए जाति समीकरण हैं, और इसके साथ ही हर चुनाव में उसके समीकरण बदलते रहते हैं। बीजेपी को ये चिंता ज्यादा सता रही है, इसीलिए वहां पर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। शो के आखिर में आपको की राय। आज का सवाल था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत भाजपा का भारी नुकसान कर सकते हैं क्या, करेंगे क्या, ये पूछा था हमने। हाँ कहने वालों का फीसद है 31%, ना कहने वालों का है 69%। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर #LTShowOnCoo के साथ कू करके भी बता सकते हैं। दी ललन टॉप शो में हम उस राय को शामिल करने की कोशिश करेंगे। चलते चलते एक सूचना भी है आपके लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है एक सोशियो कल्चरल फेस्टिवल जिसका नाम है लिट चौ। यहाँ मौजूद रहेंगी समाज के विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां, जिनसे होंगे कुछ बातें और कुछ मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस। साथ ही देश भर से यहाँ आने वाले हैं प्रतिभाशाली कलाकार। हर शाम होगी एक सांस्कृतिक प्रस्तुति, किताबें, हस्तशिल्प और खान पान के माहौल के साथ होंगी कुछ वर्कशॉप्स भी।
आपका दिल ऑन टॉप इस कार्यक्रम का डिजिटल पार्टनर है, तो आना मत भूलिएगा 17 से 19 दिसंबर यशवंत क्लब इंदौर में। अब हमें दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए दिल ऑन टॉप। नमस्ते।